ठीक है, स्टार्ट करते चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? उसके पहले पहले बोर मॉडल पढ़े थे ना। स्टार्ट किया था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल से, है ना। देखिए अपन पूरी वो लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ चुके थे, सारी सीरीज पढ़ चुके थे, लाइमन की, बाल्मर की, पाशन की, ब्रैकेट की, पीफंड की। ठीक है, तो डेवलपमेंट्स हो गए थे सारे। तो अब बोर वॉज रेडी, है ना, नील बोर वॉज रेडी विथ हिज मॉडल। उनका मॉडल क्या था कि बीच में न्यूक्लियस है और आजू बाजू अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स। तभी उनको नाम दिया था स्टेशनरी स्टेट्स। और कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर उनमें रिवॉल्व करेगा तो उनकी एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होगी, यानी कि डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा डिक्रीज, हमेशा आपका जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बोर का मॉडल था। ऑल्सो उन्होंने नाम दिया था इसको के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, जहां पे के लिए फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऑल्सो वी कैलकुलेटेड द, या वी सॉ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। En का फॉर्मूला देखे थे। हर ऑर्बिट का खुद का एनर्जी है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे, एनर्जी निकालना है तो। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए n का वैल्यू 2 पुट करोगे, एंड सो ऑन। फिर हमने देखा था फॉर्मूला फॉर रेडियस Rn। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, समझ गए ना। न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट का डिस्टेंस, उसी को तो रेडियस बोलेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एंड सो ऑन। तो एन का वैल्यू बस पुट करते जाना है। और हमारे हर फॉर्मूले में जेड भी था, याद है? वो क्यों था जेड? बिकॉज वी वर नॉट जस्ट मेकिंग द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व है, जिसका जेड का वैल्यू अलग हो सकता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट हीलियम आयन का अगर अपन बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो 2 होता है ना। और लिथियम आयन की बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर उसका क्या हो जाएगा, 3। तो ये जेड का वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो बोर का एक ड्रॉबैक ये था कि ही वॉज डीलिंग ओनली विथ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, इन शॉर्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, यही तो ड्रॉबैक था उनका। ठीक है, फिर आरएन के अलावा और क्या फॉर्मूला था? वीएन वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एक था हमारा एंगुलर मोमेंटम एमवीआर का फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे हमने, राइट। फिर इनका एक पॉइंट और था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने लोएस्ट स्टेट में रहता है, उसकी एनर्जी कम रहती है, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, बट बाय गेनिंग सम एनर्जी वो जंप करके हायर स्टेट में जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी इज एमिटेड, एंड जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों चीज कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हाई में जा सकता है, और एमिट करके लो में भी आ सकता है। एमिट क्यों करेगा लोअर में आने के लिए? क्योंकि हायर के लिए उसकी एनर्जी ज्यादा है, पर लोअर में आने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, डेल ई, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एमिट कर देता है, hc बाय लैम्डा। यहां से आपको लैम्डा पता चल जाएगा कि लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो ये उनके सारे पॉइंट्स थे बोर के मॉडल के। ठीक है, तो इससे अपन लाइन स्पेक्ट्रा भी समझ पाए। ठीक है, हमारी सारी थ्योरी यहां तक क्लियर हो गई। बट नाउ वी आर कमिंग ऑन टू ड्रॉबैक्स ऑफ बोर, कि हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। प्लस हम एटम के मॉडल को प्लेनार बोल रहे हैं, प्लेन, जबकि हमारे एटम के मॉडल्स तो 3D होते हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं समझा पाए। लास्ट हमने एंड किया था पॉइंट्स का कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती है। नाम हमने क्या दिया था, स्टार्क इफेक्ट और क्या, हाँ, जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, कि व्हाई दीज लाइंस आर गेटिंग स्प्लिटेड मोर when they are in electric field or in magnetic field. तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे which were not answered by बोर। तो अब कुछ अपन नए डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे
which led to new model which is quantum mechanical model. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले हम वो डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बोर को पढ़ने से पहले उनके डेवलपमेंट्स पढ़े। क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स थे? पहला मेजर डेवलपमेंट था लाइट का डुअल नेचर। जो अब तक हम सिर्फ लाइट को वेव मानते थे, वो एक्चुअली वेव तो थी ही, पर साथ में उसका पार्टिकल नेचर भी था। उस पार्टिकल को अपन ने क्या नाम दिया था? फोटोन। पार्टिकल को क्या बोले थे? फोटोन। ठीक है, और उसके अंदर होती थी एनर्जी, और वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, PQT, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये लाइट का डुअल नेचर वाज द मेन डेवलपमेंट। ठीक है, और सेकेंड डेवलपमेंट आप लाइन स्पेक्ट्रा बोल सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स थे। किसके बाद? रदरफोर्ड और बोर के बीच में, तभी बोर का मॉडल आया। अब जो नया मॉडल आज हम पढ़ते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े हो आप लोग, पर आज जो फॉलो किया जाता है, आप लोग ने 9 तक जो मॉडल फॉलो किया था वो बोर का मॉडल था, बट अब जो हम नए डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं उससे नया मॉडल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हेडिंग तो नहीं डाले थे ना? लेकिन मुझे 1-2 क्वेश्चन करवाने हैं बोर के, फिर हम नए मॉडल में जाएंगे। बोर के क्वेश्चन मतलब उसके फॉर्मूले वाले, एनर्जी वाले फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द एनर्जी। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी, calculate the energy associated with the, calculate the energy associated with the first orbit of He plus, full stop. Also find the radius of this orbit, also find the radius of the orbit. क्वेश्चन समझ में आया? हमने दोनों के फॉर्मूले निकाले हैं, एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास है और रेडियस का फॉर्मूला भी हमारे पास है। जेड वाला फॉर्मूला यूज करना, जिसमें आप जेड का वैल्यू क्या रखने वाले हो, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड? 2, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम आयन की। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो, एक ईएन का फॉर्मूला है, जूल वाला फॉर्मूला है, विच इज -2.18, ऐसा कुछ लिखे फॉर्मूला, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, जूल पर एटम इसका यूनिट है। हाँ जी, 19 है कि 18 था? वो 21.8 था। 2.18 लिख दिए थे क्या? क्या सही है ना? वही तो मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, आपने जो कॉपी में लिखा है वो 21.8 होगा, तो वो -19 होगा। मैं 2.18 लिख रहा हूं, विच इज साइंटिफिक नोटेशन। तो 10⁻⁻18 मिल गया ना फॉर्मूला सबको? जूल्स वाला फॉर्मूला ये है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 13 वाला, -13.6 बाय एन स्क्वायर, और ऊपर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा। समझ रहे हैं? ये जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस जेड स्क्वायर? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में ये 1 हो जाएगा, तो हमें नहीं दिखता था, बट हीलियम के केस में आप जेड को इग्नोर नहीं कर सकते ना, आपको हीलियम के केस में जेड लेना पड़ेगा, विच इज 2। पुट करिए वैल्यू, पुट द वैल्यू, ये बन जाएगा। सबसे ऑनलाइन जो है बना रहे हैं क्वेश्चन को, क्या क्या पुट करेंगे? z का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और n का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको बस 4 मल्टीप्लाई करना है 2.18 से, खत्म। 2.18 से आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि ज्यादा टफ नहीं है। कितना आएगा? ऑनलाइन वाले 8.72। हाँ, -8.72। ऑनलाइन वाले बनाएंगे ना, मैं नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक कर दूंगा, बता रहा हूं। जूल पर एटम, इट डजंट मीन कि आप यहां नहीं हो तो आप नोट्स नहीं लिखेंगे।
-8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये उस हीलियम आयन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, E1। क्या है? E1 एनर्जी। चलिए रेडियस भी निकाल दीजिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या था हमारा? और नीचे Z। हाँ, ए नॉट का वैल्यू भी तो लिखे थे ना अपन, 52.9 पिकोमीटर। निकालिए। पिको मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। Rn इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर। देखो यहां पे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, यहां पे मल्टीप्लाइड है। कारण जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो आपका रेडियस बढ़ रहा है, तो इसलिए ऊपर एन स्क्वायर है। ठीक है, तो एन स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा आपका? जेड। नीचे है आपका जेड, तो पुट कर दीजिए। अगेन जेड का वैल्यू 2। जेड स्क्वायर है कि जेड है? जेड है ना, बस चेक कर लेना फॉर्मूला ना, जेड है। हाँ ठीक है। सही है। 26.45 पिकोमीटर। 26.45 आ रहा है सबका? 26.45 पिकोमीटर। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है जो अपन ने ना लास्ट क्लास में बनाया था। ये सबका हो गया ऑनलाइन, जो है सबका हो गया वाला क्वेश्चन? आंसर आ रहा है सबका ये? यस सर। ठीक। लास्ट क्लास में जब हम रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ रहे थे ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है? नू बार इज इक्वल्स टू 109677, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद है फॉर्मूला? है ना? इससे अपन क्या निकाल रहे थे कि वो किस एनर्जी का या किस वेव नंबर का वेवलेंथ एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है ना? तो उस क्वेश्चन को अपन एनर्जी वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करते, लिखेगा क्वेश्चन। what are the frequency and wavelength of a photon? सेम क्वेश्चन को अपन एनर्जी वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं। what are the frequency and wavelength of a photon? what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a emitted during a emitted during a transition from emitted during a transition from, क्या था वहां पे? 5 से 2 में आ रहे थे, है ना? बाल्मर सीरीज की लाइन थी, वो 2 पे आ रही है मतलब बाल्मर सीरीज की लाइन है। 1 पे आएगी तो लाइमन सीरीज की लाइन है। 3 पे आ रही होगी तो पाशन, 4 पे आ रही होगी तो ब्रैकेट, और 5 पे आ रही होगी तो पीफंड सीरीज की लाइन है। हाँ, फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। from n is equals to 5 to n is equals to 2 state in the hydrogen atom। पहले मैं आपको इस फॉर्मूले से याद दिला रहा हूं, आपने कैसे बनाया था इस क्वेश्चन को। आपने इस क्वेश्चन को बनाया था नू बार निकालने के लिए 109677 109677 पर सेंटीमीटर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट था। और आपने क्या पुट किया था यहाँ पे? 1/2² माइनस 1/5², ऐसा बनाया था उस क्वेश्चन को, है ना? और ऐसे अपन ने नू बार निकाल दिया था पहले, और नू बार क्या होता है? 1/λ, तो इससे लैम्डा निकल गया था। और लैम्डा के बाद आपने क्या निकाला था? फ्रीक्वेंसी, विच इज C/νू, ऐसे निकाले थे। अब ध्यान देना,
अपन यहां कैसे बनाने वाले, दिस अप्रोच वी हैव यूज्ड अर्लियर, इससे अपन क्वेश्चन ये वाला बना चुके हैं। पर अब तो अपन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिए ना, कि अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, ये रहा थर्ड ऑर्बिट, ये रहा फोर्थ ऑर्बिट और ये रहा फिफ्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहां पे था, वो कहां पर रहा है, इन द सेकेंड ऑर्बिट, यहां से जंप करके यहां आ रहा है, तो एक लाइट एमिट करते हुए नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या निकालोगे, E5 निकालोगे। क्या निकालोगे, E5, यानी कि जब वो पांचवें ऑर्बिट पे था तो उसकी एनर्जी कितनी थी, और फिर आप निकालोगे E2। क्या निकालोगे, E2। E5 माइनस E2 होगा एनर्जी एमिटेड, सुन रहे हैं क्या, E5 माइनस E2 होगा एनर्जी एमिटेड, जिसको अपन ने डेली नाम दिया था, और इसी एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपका लाइट निकलता है। समझ रहे हैं, ध्यान देना, जो ये एनर्जी गैप होगा ना, उतने ही करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो सेम क्वेश्चन को आप, अगर आपको ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है, जो भी अपन ये वाला फॉर्मूला यूज किया 2.18, सेम यही, इसी फॉर्मूले में एक बार आप n1 का वैल्यू 2 डालिए और एक बार n1 का वैल्यू, n का वैल्यू 5 डालिए, तो E5 और E2 आ जाएगा, E5 E2 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, पुट करिए फॉर्मूले में डायरेक्ट, डेल ई निकालना है, डेल ई विल बी इक्वल टू E5 माइनस E2। ये समझ में आ रहा है सभी को। तो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम जो हमने रिडबर्ग फॉर्मूले से बनाया है। वो फॉर्मूला जब सीधा वेव नंबर आ जाता है, इस फॉर्मूले से भी अपना सीधा लैम्डा आ जाएगा, HC बाय लैम्डा, ठीक है। E5 माइनस E2 करेंगे तो E5 के जगह क्या लिखोगे आप, माइनस 2, अच्छा वाला फॉर्मूला क्या लिखे थे 21.8 ना, 19 वाला, तो माइनस 21.9 इंटू 10 टू द पावर 21.8, सॉरी 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन क्या था, नीचे n स्क्वायर है, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। फिर कंफ्यूज कर रहे हो, ये 2.18 था, मैंने 21.8 लिखा है, ये पॉइंट ना क्या है, तभी तो आपसे पूछा ना कि आप पहले क्या लिखे थे, चलो उसके लिए भी क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस करना है ना अपन को दोनों को, माइनस अगेन माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2 स्क्वायर, यही कर रहे हैं। दिस इज E5 एंड दिस इज E2, दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस, E5 माइनस E2, तो माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन ले लेना, माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन हो जाएगा, अंदर वही बचेगा 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। अभी आप क्या निकाल रहे हो, डेली निकालोगे ना, ये आपका क्या है, HC बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। H और C का वैल्यू आपको पता है, पुट करिए, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या क्या आ रहा था वहां पे, लैम्डा आ रहा था आपका 434 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 6.91 इंटू 10 टू द पावर 14 या 15 आ रहा था, एक बार देख लेना, पर सेकेंड, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बस इसलिए करवाया क्योंकि अपन एनर्जी से भी ये काम कर सकते हैं, जो अपन ने पीछे रिडबर्ग फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाया था, वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग एनर्जी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैंड डालेगा नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू, डेवलपमेंट्स डेवलपमेंट्स लीडिंग टू डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या अपन इसको बोलते हैं वेव मॉडल। वेव तो आपकी 3D होती है, तो ये मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा एटम के 3D स्ट्रक्चर को।
समझ रहे हैं क्या? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू, वहां हेडिंग क्या थी? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल। तब अपन ने लाइट का डुअल नेचर पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब आफ्टर बोर एंड बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ऐसे क्या हुआ जिससे नया मॉडल आ गया और जो हम ड्रॉबैक्स थे बोर के वो हटा पाए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले के डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो उसमें पहला लिखेगा फर्स्ट डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डीई स्मॉल लेटर में है, देन स्पेस देके ब्रॉगली, कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो अब मैटर को भी बुरा लगा भाई कि मेरा पार्टिकल नेचर लाइट ने कैसे चुरा लिया। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो होगा ही, नो डाउट। ये पेन एक मैटर है विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर चीज जो हमारे आसपास से मैटर है वो हर ना कोई पार्टिकल से बनी हुई है। तो मैटर का पार्टिकल होता था और लाइट की वेव होती थी। पर अब बोला गया कि लाइट का पार्टिकल भी होता है, तो मैटर बोला हमारी भी वेव होगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है तो मैटर बोल रहे हैं हमारा भी डुअल नेचर होता है। हमारे अंदर पार्टिकल्स भी है और हमारी भी एक वेव है, और हमारी अगर एक वेव होगी तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। ओके, तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। एंड सेकेंड लिख लो, फिर अपन डी ब्रॉगली पहले पढ़ेंगे। एंड सेकेंड लिख लो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HEISENBERG, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, यानी कि नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो ऐसे डेवलपमेंट्स हुए बीच में जिससे अपन एटम का 3D नेचर भी प्रूव कर पाए कि एटम्स 3D मॉडल होते हैं, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, नॉट प्लेनार स्ट्रक्चर। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म करेंगे हम, क्योंकि स्फेरिकल होता है एटम। कैसा होता है? स्फेरिकल, 3D। सर्कल एक प्लेनार स्ट्रक्चर है, स्फीयर एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, तो पहला लिख लो मेन हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डाल लो, डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इसका डुअल नेचर मैटर का डी ब्रॉगली ने दिया, और लाइट का डुअल नेचर प्लैंक बोल सकते हो, है ना। मैक्स प्लैंक, पूरा नाम क्या था उनका? मैक्स प्लैंक। और ऑलरेडी जो हमारा लाइट का वेव नेचर था दैट वाज बाय मैक्सवेल, जो वेव थ्योरी थी, लाइट की जो वेव थ्योरी थी, इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, एंड लाइट का पार्टिकल नेचर वाज गिवन बाय प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ठीक है। हाँ, एंड मैटर का वेव नेचर डी ब्रॉगली, ठीक है। मतलब अपन इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम पढ़ लिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम जे थॉमसन, फिर गोल्डस्टीन, फिर जेम्स चैडविक, फिर अगेन जे थॉमसन का मॉडल एटम का आया था तो फिर से जे थॉमसन आ गए थे, फिर रदरफोर्ड आए, फिर नील बोर आए, फिर मैक्सवेल हो गए लाइट का वेव नेचर, फिर प्लैंक हो गए लाइट का पार्टिकल नेचर, फिर डी ब्रॉगली आ गए लाइट का मैटर का वेव नेचर। इसके बाद लास्ट आएंगे एरविन स्क्रॉडिंजर 10वें, जिन्होंने नया वाला मॉडल दिया है, ठीक है। चलिए, तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर हैंड डाल लिए। ओके, इसमें लिखेंगे डी ब्रॉगली gave the idea that देखो उनको आइडिया कैसे आया, जब उन्होंने बोला कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं जो फोटोन है, तो फोटोन की वेव हुई ना, तो फोटोन भी तो पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल की वेव होती है, तो मैटर भी तो पार्टिकल होता है, मतलब मैटर भी तो पार्टिकल से ही बना हुआ था ना, यानी कि मैटर की भी वेव होगी, हर मैटर की वेव होगी बाय जस्ट फोटोन। फोटोन अगर एक पार्टिकल है, देखिए आपने बोला ना लाइट पार्टिकल नेचर का होता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन, या क्वांटम पैकेट्स, क्वांटम बोलते थे ना, क्वांटम
या क्वांटा, और स्पेशली लाइट के लिए अपन फोटोन वर्ड यूज करते हैं। तो फोटोन एक तरह का पार्टिकल है और फोटोन की वेव भी होती है, यानी कि हर पार्टिकल की वेव होगी। ठीक है, तो गिव द आइडिया दैट लाइक फोटॉन्स, de Broglie gave the idea that like photons, comma, all material particles such as electron, comma, proton, comma, atom, comma, molecule, comma, a piece of chalk. सडनली देखो हम एक बड़े से आइटम में आ गए। अभी तक ये जो आइटम लिखे हुए थे सब छोटे छोटे थे ना, ऑल वर माइक्रोस्कोपिक, हाँ या ना, ऑल वर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बट ये तो चॉक, अगर माइक्रो है तो उसका अपोजिट क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक छोटे को बोलते हैं, तो बड़े को क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। तो पीस ऑफ चॉक, पेन, कार, इन सब ये सब क्या होंगे? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। तो है भी तो ये भी तो पार्टिकल से ही बने हैं। तो पीस ऑफ चॉक, कॉमा, स्टोन, पत्थर, कॉमा, आयरन बॉल, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। सब टाइप के मैटर की वेव होगी। जब फोटोन की है तो सबकी होगी, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। शुरू के जो 4 लिखे हैं वो माइक्रोस्कोपिक है और बाद के जो 3-4 लिखे हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। ब्रैकेट क्लोज। ऑल्सो पोजेस डुअल कैरेक्टर, गिव द आइडिया दैट लाइक फोटॉन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, एग्जांपल लिखे अपन बहुत सारे, ऑल्सो पोजेस डुअल कैरेक्टर, ऑल्सो पोजेस डुअल कैरेक्टर, also poses dual character, full stop. The wave associated with a particle, the wave associated with the particle, the wave associated with the particle, इस पार्टिकल की, इस पेन की जो वेव होगी उसका नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेव। क्या नाम दिया गया? डी ब्रॉगली वेव। जैसे उन्होंने अपने कांस्टेंट को नाम दे दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट, इन्होंने वेवलेंथ को नाम दे दिया डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव। क्या लिखे? द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, क्योंकि वो मैटर की वेव है, और डी ब्रॉगली वेव, और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं डी ब्रॉगली वेव का। नीचे लिखना, द वेवलेंथ, the de Broglie wavelength can be deduced as follows. The de Broglie wavelength can be deduced as follows. The de Broglie wavelength can be deduced, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, as follows. ठीक है, तो नीचे लिखना, in case of a photon, in case of a photon particle है, in case of a photon, comma, if it is assumed to have wave character, अगर अपन बोल रहे हैं कि फोटोन का वेव कैरेक्टर है, if it is assumed to have wave character, comma, its energy is given by लिखेंगे E is equals to h nu। ये कहां से आया हमारा? फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थियोरी। ये प्लैंक्स क्वांटम थियोरी से आया फॉर्मूला E is equals to h nu। ठीक है, जहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, E है उस फोटोन का एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इफ द फोटोन इज सपोज टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर, if the photon
is supposed to have particle character, if the photon is supposed to have particle character, photon याद रखेंगे, photon क्या होता है? Light. Photon क्या है? Light. If the photon is supposed to have particle character, then its energy is given as E is equals to mc square. ये रिलेशनशिप क्या होता है? आइंस्टीन का इक्वेशन है ये, तो ब्रैकेट में लिख लेना आइंस्टीन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन। ये दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं अपन, दोनों एनर्जी है उसी फोटोन की, तो जस्ट इक्वेटिंग दिस टू एनर्जी। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपन को? आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं अपन? एच न्यू बराबर एम सी स्क्वेयर, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वेयर। आप न्यू को चाहो तो लैम्डा, क्योंकि अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? वेवलेंथ। हमारा हेडिंग क्या है? वेवलेंथ का, वेवलेंथ को डिड्यूस कर रहे हैं ना अपन, तो इस सी, ये न्यू को चेंज करते हैं एच सी बाय लैम्डा। यस और नो लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा। आगे बढ़े, एक एक सी कैंसिल कर सकते हैं क्या? ऐसे ही है ना। तो यहां से क्या आया फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी, जहां पे सी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि अपन फोटोन की बात कर रहे थे ना इतने देर से, इसलिए मैंने यहां पे सी लिया है, लाइट की वेलोसिटी। करेक्ट। बट अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, पेन भी तो मैटर है, तो इसकी वेलोसिटी सी थोड़ी ना होती है, तो इस सी को अपन जनरल वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि अगर सी लिखोगे ना तो वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो जाएगा? लाइट के लिए। बट हम तो हर मैटर की बात कर रहे हैं, फोटोन भी पार्टिकल है, ये पेन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, तो उनके लिए, सबके लिए आप एक कॉमन सिंबल दे दो वी, ताकि अगर लाइट का होगा तो अपन वी की जगह 3 × 10⁸ डाल देंगे, पेन का होगा तो कुछ और डाल देंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, या कार का होगा तो उतना मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए ये सी की जगह वी लिख देते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखना, नीचे लिखो रिप्लेसिंग दिस सी बाय द वेलोसिटी v ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। देखिए हर कोई सी वेलोसिटी से थोड़ा ट्रैवल कर सकता है, ये पेन को मैं क्या सी वेलोसिटी से फेंक सकता हूं क्या? नहीं। या कार कभी भी सी वेलोसिटी से चल सकती है क्या? नहीं। कोई भी मैटर एक्सेप्ट लाइट कैन नॉट ट्रैवल विद द वेलोसिटी सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए रिप्लेसिंग सी बाय द वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल v, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल v, रिप्लेसिंग c बाय वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल v। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द wavelength of any particle if you know the mass of that particle, if you know the velocity of that particle. Am I clear? तो अब अगर मुझे इस पेन की वेलोसिटी पता हो, मैंने फेंका पेन को, तो उसकी एक वेलोसिटी होगी, इसका एक मास भी होगा ना, कुछ ग्राम, तो आप यहां पुट करिए, आपको इस पेन की वेवलेंथ मिल जाएगी। कार ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, कार का वेट जो भी केजी होगा, जितना भी 500 800 केजी जो भी होगा कार का वेट, वो हम यहां रख देंगे, एच तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे? मास का वैल्यू क्या रखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए? 9.1 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो भी आपको क्वेश्चन में देगी वो डाल देंगे अपन, तो हमको इलेक्ट्रॉन की भी वेव पता चल जाएगी। तो ऐसे हम सबका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आ गया फॉर्मूला? इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, वेवलेंथ। मैटर वेव क्या बोलते हैं इसको अपन? मैटर वेव। अच्छा एक चीज और अपन कर सकते हैं, यहां पे एक लाइन और लिखना नीचे, also we know that p is equals to m into v। p क्या होता है? मोमेंटम। p is equals to m into v, तो आप इस mv की जगह p भी लिख सकते हो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्मॉल p, ये भी चलेगा, where p is the momentum of that body, where p is the momentum of that body। ठीक है,
तो चलो एक आध एग्जांपल देखते हैं अपन मैटर वेव का। नीचे एक नोट करके लिखेंगे, नोट सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव कितनी इंपॉर्टेंट है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने फिजिक्स में जब भी तार के बारे में या स्टोन के बारे में या बॉल के बारे में कैलकुलेशन किया है, तो कभी भी आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोलता था कि उस स्टोन की वेवलेंथ भी निकालो या उस कार की वेवलेंथ निकालो। कभी क्वेश्चन ऐसा आया है क्या? नहीं आया। हमेशा क्या पूछता है हमसे, एक कार है, एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, कुछ सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई, फाइंड द एक्सेलरेशन, ये पूछता है, या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, ये सब पूछता है, बट नेवर आस्क्ड अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द कार। क्योंकि कार भी मैटर है, उसकी वेवलेंथ क्यों नहीं पूछी गई आज तक? क्योंकि अब उसकी जो वैल्यू आती है वो इतनी कम होती है कि इट इज नेग्लिजिबल, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इतनी छोटी वेवलेंथ आने वाली है कि वी कैन इग्नोर दी वेवलेंथ ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। कार, आयरन बॉल, स्टोन, ये सब मैक्रोस्कोपिक बॉडी जो आपको नेकेड आई से दिख रही हैं। ये पेन, तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों टाइप की बॉडीज का। कौन कौन सी दोनों टाइप की बॉडीज का? एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, और दोनों की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। फिर देखेंगे किसकी वेवलेंथ ज्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, किसको इग्नोर किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नोट में लिख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर वेव। केस 1 लेना, केस 1 फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, केस 1 फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। ठीक है, एक लाइन लिखो इसमें, लेट अस कंसिडर अ बॉल ऑफ मास, लेट अस कंसिडर अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। लेट अस कंसिडर अ बॉल, एक बॉल लेते हैं जिसका मास ले लेते हैं 100 ग्राम, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, लेट अस कंसिडर अ बॉल of mass 100 gram moving with a speed of 60 meter per second, 60 meter per second. Let us consider a ball, या एक स्टोन भी बोल सकते हो, किसी कुछ भी बोल लो। Let us consider a ball of mass 100 gram moving with a speed of 60 meter per second. तो इसका वेवलेंथ निकाले, मैटर वेव निकाले इसका। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, h upon mv. चलो let's put the values. h is 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by मास। आप 100 मत रख देना, सब अपने ऐसा यूनिट में है, तो मास का ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होता है, केजी होता है। यानी कि 100 ग्राम मतलब कितना केजी हो जाएगा? 0.1 केजी, 100 by 1000, है ना? 0.1 समझ गया ना कहां से आया? आई हैव कन्वर्टेड दिस 100 ग्राम इनटू kg by dividing it by 1000, तो कितना आएगा? 0.1 kg। ओके, स्पीड सही है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में ही है, तो 60। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो। देखो एग्जैक्ट वैल्यू लाने की जरूरत भी नहीं है, कि ये हमें आपका 10 to the power minus 34 के पावर में ही आएगा। क्या बोलते हो? नीचे कोई ज्यादा कुछ है तो नहीं कि आपके ऊपर के जीरोस कैंसिल हो जाए? सुन रहे? तो मत सॉल्व करो, सॉल्व मत करो, लिख लो नीचे अप्रोक्सीमेटली करके लिखना, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 34 मीटर्स। अप्रोक्सीमेटली साइन लगा देना। अप्रोक्सीमेशन का साइन क्या था? ये इक्वल टू का साइन होता है ना, अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन ऐसा साइन लगाते हैं। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लिखा हुआ है वहां पर, क्या वैल्यू लिखा हुआ है? अप्रोक्स वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्स वैल्यू लिखा हुआ है, विच इज 10 to the power minus 34 मीटर, विच इज टू स्मॉल, which is too small, TOO वाला 2, which is too small for ordinary observation. बहुत छोटी है ये वेवलेंथ फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडी का। केस 2 फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, मैं वेलोसिटी दे देता हूं। फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी हाइफन डाल के लिखेंगे, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन
ऑफ मास, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको सेम स्पीड से दौड़ाते हैं 60 से ही, मूविंग विद द स्पीड, मूविंग विद द सेम स्पीड, मूविंग विद द सेम स्पीड। तब तो कंपैरिजन हो पाएगा ना कि किसकी वेवलेंथ छोटी है किसकी बड़ी है। विद द सेम स्पीड, किसको इग्नोर किया जा सकता है किसको इग्नोर नहीं कर सकते। मूविंग विद द सेम स्पीड यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। निकालिए इसकी वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। व्हाट इज h? 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू 60। अब देखो ये -31 ऊपर जाकर के +31 हो जाएगा, और वो बहुत सारे जीरोस को अपन हटा सकते हैं। वो -34 क्या हो जाएगा, एक्चुअली -3 हो जाएगा वो ऊपर जाने के बाद, जब ये ऊपर जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है, दिस अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 10⁻⁻5 मीटर्स। ये इसके रेस्पेक्ट में ये नंबर बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? मतलब आप ये सोचो कि 10⁻, जो 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 होता है, 10⁻⁻2 का मतलब 0.01 होता है, तो 10⁻⁻5 का मतलब 0.00001 होगा। अब आप इमेजिन कर लिए 10⁻34 कितना होगा। आप 33 जीरोस लगाओगे पॉइंट के बाद, तब जाकर के 1 आएगा। वो होता है 10⁻34। बहुत छोटा नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और बॉल को कंपैरिजन करोगे, भले दिखने में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है नेकेड आई से, बॉल दिख रही है, बट वेवलेंथ किसकी सिग्निफिकेंट है? इलेक्ट्रॉन की, माइक्रोस्कोपिक बॉडी की। समझ रहे ना? इसलिए हम फिजिक्स में कभी भी कोई बॉडी का वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं करते, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है ना? अपन विच इज टू स्मॉल फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखे 10⁻⁵ मीटर लिख लो, या आप इसको 10⁵ एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। क्यों बोला मैंने ऐसा 10⁵ एंगस्ट्रॉम? क्योंकि 10⁵ आपने ऐसा लिखा और एंगस्ट्रॉम का अपने आप में मीनिंग 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो ये कैंसिल होकर के वही नहीं आएगा ऊपर का। तो ये दोनों करेक्ट है, 10⁵ एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁵ मीटर। कैसे बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान देना, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो सॉल्व करने पर यही आएगा। तो नीचे लाइन में लिख लो, विच कैन बी इजिली मेजर्ड। 10⁻⁻5 मीटर आया ना, विच कैन बी इजिली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, विच कैन बी इजिली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये दोनों नोट का, ये दोनों केस का कंक्लूजन क्या हुआ कि हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें अपनी नेकेड आई से देखते हैं, उनकी वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, de Broglie relationship has no significance. de Broglie relationship, de Broglie relationship has no significance, has no significance on macroscopic bodies, macroscopic bodies which we use in our day-to-day life, which we use in our day-to-day life या everyday life, which we use in our everyday life. तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। ठीक है, मतलब ये श्योर होगा कि इलेक्ट्रॉन की वेव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, तो वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी एक प्लेन में कैसे घूम सकती है भाई? प्लेन मतलब तो एक पेपर में प्लेन बना दिया ना आपने, तो यहां पर वो बॉडी तो ऐसे ऐसे घूमेगी, तो वो तो 3D स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक बाउंड्री में नहीं रहता है, एक स्पेस में रहता है जो स्फीयर होगा, और वहां वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, वेव जैसा। उसकी वेव है ना भाई, मतलब वो घूमेगा सीधा पर उसकी वेव है। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया डी ब्रॉगली, पहला एडवांसमेंट, पहला डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए दूसरा डेवलपमेंट लिखेगा, सेकेंड हैंड डालिएगा। उसको डालने से पहले एक आध न्यूमेरिकल करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सेकेंड
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन एक, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg। अभी भी अपना वही था ना बॉल, 0.1 kg का तो बॉल था, बट वेलोसिटी 60 थी, इस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन ही बहुत इजी हो गया है। तो क्या बोल रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यही फॉर्मूला है हमारा लैम्डा का, वेवलेंथ का। व्हाट इज एच, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 10। ये तो सब आपका कैंसिल ही हो गया ना, 0.1 और इंटू 10 करोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो खत्म, आपका यही आंसर है। प्लैंक कांस्टेंट ही आपका आंसर है, सुने क्या, यूनिट विल बी मीटर। देखो बहुत छोटा है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, हमें पता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, full stop. If its kinetic energy is, if its kinetic energy is, वेलोसिटी नहीं दिया डायरेक्टली, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो निकाल सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से, क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम तो आपको पता है, वी निकल जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी भी देगा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। वी क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वी को क्या लिखोगे आप, v is equals to 2 times of kinetic energy अपॉन m अंडर रूट में, क्या बोलते हो, आएगा ऐसा, ये 2 इधर जाएगा ना, ये m नीचे आएगा और अंडर रूट जाएगा v निकालने के लिए। ये सही है, समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दी है तो आप काइनेटिक एनर्जी से भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन भले बढ़ जाएगा पर वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, if its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule, calculate its wavelength, calculate its wavelength, calculate its wavelength, ठीक है। तो पहले आप v निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी से, फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करवाई जा रही है आपसे कि पहले आप v निकालो काइनेटिक एनर्जी से, निकालिए पहले v विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पुट करिए वैल्यू, आपके पास m है, 2 तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी दिए हुए, पहले सॉल्व करो, फिर अंडर रूट निकालोगे तो v आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड, देन पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट लैम्डा।
आया कुछ? किसका अंडर रूट निकालना चाह रहे हैं अपन? अंडर रूट में क्या आ रहा है? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वॉट? ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है? नहीं, गलत है। अंडर रूट के अंदर आएगा 659,340। ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर, जिसका अंडर रूट निकालने पर आपको मिलेगा 812 मीटर पर सेकेंड। इसका अंडर रूट निकालना आता है कि नहीं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से 659,340 को आप अंडर रूट निकालोगे तो पहले आप ऐसे पेयर में डिवाइड कर दो उसको। 8 टाइम्स में जाएगा 64, ऐड करोगे तो 16 आएगा, और यहां 64 लिखोगे, रिमाइंडर इज 1। फिर अगला पेयर नीचे ले जाओगे 93, यहां 1 1 के टाइम्स में जाएगा, 2 2 में तो पार हो जाएगा, 161, ये हो जाएगा 162 ऐड होकर के, और ये होगा सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 1 2, 9 - 6 3। फिर अगला पेयर ले आओ 3240, तो अगला नंबर आपका 2 से जाएगा या 1 से जा रहा होगा, एक सेकंड, 2 से जाएगा तो कितना? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एंड ये तो पार हो रहा है, तो एक्चुअली वो 1 से जा रहा होगा, तो 811 पॉइंट कुछ नंबर बड़ा हो रहा होगा, 89 आ रहा होगा, जिसका अप्रोक्सीमेटली 812 लिख दिए। समझ रहे? हो सकता है 811.9 आ रहा होगा, जिसका अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिए? 812। वरना देखो ना, पहले 8 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आ रहा था, 2 नहीं 1 ही आएगा, 811 पॉइंट समथिंग आएगा, अगला पॉइंट लगना चालू हो जाएगा 00। ठीक है, तो वो अगला नंबर डेफिनेटली 89 ही आ रहा होगा, तभी उसने राउंड ऑफ करके 812 लिखा है। अब आपके पास स्पीड आ गई है, आप पुट कर दो फॉर्मूले में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 812। ये आपका जो भी आएगा आंसर इन मीटर्स लिख देना, 10 टू द पावर में आएगा जो भी माइनस आंसर आएगा, एक्चुअली में नैनोमीटर में कन्वर्ट किया इसको, इसने आंसर को। जब भी आप वेवलेंथ निकालो या तो नैनोमीटर या तो एंगस्ट्रॉम में लिखना है ना, तो 896.7 नैनोमीटर में आंसर है ये। नैनोमीटर मतलब, नैनो मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 9, एन से नैनो, एन से 9, याद रख सकते हैं ऐसे अपन, है ना। नैनो मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो आप लोग, ये आप लोग ट्राई करना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन with wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, है ना। आपको क्या निकालने बोला है? एम, लैम्डा दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? वही एच इज इक्वल्स टू, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय एच वी, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच पता है, लैम्डा पता है, मास निकालना है, और वी क्या होगा? कहां है काइनेटिक एनर्जी? कुछ भी बोल रहे हो। किसका? अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, किसका वेवलेंथ निकालने बोल रहा है आपको? फोटोन क्या होता है? फोटोन इज लाइट, तो सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वी क्या हो जाएगा? यही समझना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस यही समझना है कि फोटोन है, इसलिए देखो वेलोसिटी नहीं दिया है, आप एज्यूम करोगे कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटोन लाइट का पार्टिकल है, तो किस लाइट किससे ट्रैवल करेगा? विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बन जाएगा क्वेश्चन। अब तो अभी तक अपन लैम्डा निकाल रहे थे पिछले दो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लैम्डा दिया है तो मास पूछ रहा है, फोटोन का मास निकल जाएगा ना यहां से, तो ये आप लोग ट्राई करके आना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन सेकेंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे विच इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। जैसे हमने आज पढ़ा है डी ब्रॉगली डुअल कंसेप्ट ऑफ मैटर,
वैसे ही अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन वी विल बी रेडी टू लर्न द न्यू मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल है हमारे एटम का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।